तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट जो इस वीडियो का आया था उसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50% ऑफ द चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनली इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे एंड हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ने एक और चैप्टर बीच में किया था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर के तुरंत बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा दैट विल बी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, और वो चैप्टर के बाद हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, ये जो वीडियोस रहेंगी ये आपके 12th बोर्ड्स के लिए, नीट यूजी, सीयूईटी यूजी, या फिर अगर आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे अपनी क्लास 12th के बाद, ठीक है, कोई और स्टेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देंगे, या फिर आप जो है आईसीआर वगैरह के एंट्रेंसेस वगैरह देंगे, सभी के लिए ये वीडियोस जो रहने वाली है ये यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा एंड इसके बाद में जो है आप एक बार अपनी एनसीईआरटी को रीड कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अपनी एनसीईआरटी। ठीक है, जो नोट्स रहेंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है ना, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, एंड उसका जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड पिछली वीडियोस के नोट्स, ठीक है, पिछले चैप्टर्स के नोट्स और इस चैप्टर के नोट्स या आगे आने वाले चैप्टर के नोट्स, सभी नोट्स को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे, इंट्रोडक्शन की बात हमने की थी। उसके बाद में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए, वो सारी बात हम लोगों ने कर ली थी। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल के ऊपर काफी बात की थी, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के ऊपर काफी बात की थी, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन के ऊपर काफी सारी हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि हम लोग एमटीपी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज एमटीपी, व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is known as medical termination of pregnancy or induced abortion। यानी कि जब जब कभी वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाया जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा रहा है ना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा रहा है, या ये बोला जाए कि अबॉर्शन करवाया जा रहा है। ठीक है, अबॉर्शन करवाया जा रहा है। ठीक है, एक होता है कि अबॉर्शन हो गया है ना, ड्यू टू सम मिस हैपनिंग अबॉर्शन हो गया, बट जब अबॉर्शन करवाया जा रहा है, ठीक है, काफी सारे उन चीजों के रीजंस होते हैं। ठीक है, तो जब इंटेंशनली अबॉर्शन करवाया जा रहा है उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। ठीक है, बिफोर फुल टर्म। ठीक है, यानी कि जो है डिलीवरी से पहले जब भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा रहा है दैट इज बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ pregnancy. So, nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. यानी कि अराउंड 45 टू 50 मिलियन एमटीपीज करवाई जाती है। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट 1/5। ठीक है, 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी। ठीक है, 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज। ठीक है, यानी कि अगर 5 वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है तो उनमें से हर 5 में से एक वुमेन जो है वो एमटीपी परफॉर्म करवा रही है। ठीक है, या वो फैमिली प्रेशर की वजह से करवा रही है, या कोई और प्रॉब्लम है, बट हर 5 में से एक वुमेन के अंदर एमटीपी देखने को मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगल कब किया था? इन 1971 में किया था, 1971 में, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के साथ में किया था। कई बार क्या होता है, एमटीपी करवाना जरूरी हो जाता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में। ठीक है, बट कई बार लोग जानबूझ के करवाते हैं। ठीक है, तो वहीं पर बेसिकली गवर्नमेंट ने जहां पर एमटीपीज की ज्यादा जरूरत थी या जहां पर उसको करवाना
एक नेसेसिटी थी, तो एमटीपी को लीगलाइज किया गया था विद सम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India. इंडिया के अंदर कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, यानी कि क्या होता है कि सेक्स डिटरमाइन करवाया जाता है, अगर लड़की है तो अबॉर्शन करवा दिया जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी एमटीपी उसमें करवा दिया जाता है उस केस में. तो बेसिकली इन चीजों को चेक करने के लिए, ठीक है, कि वहां पर जो है फीमेल फिटिसाइड ना हो, ठीक है, वो चीज को भी चेक करने के लिए वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स के साथ में बेसिकली एमटीपी को लीगलाइज कर दिया था, ठीक है. MTPs are done to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive use during coitus or rapes. ठीक है, यानी कि MTPs को और किस लिए कैरी किया जाता है? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी. कई बार कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाए, ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उस केस में अगर एमटीपी कैरी करवाई जा रही है तो वो फिर भी लीगल मानी जाती है, ठीक है. बट अगर सेक्स डिटरमाइन करने के बाद में एमटीपी करवाई जा रही है, दैट इज इलीगल. ओके, तो बहुत सारे चेक्स के साथ में ही बेसिकली क्या किया गया था, इंडिया के अंदर एमटीपी को लीगलाइज किया गया था, ठीक है. MTPs are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both. MTPs are considered relatively safe during the first trimester, that is up to 12 weeks of pregnancy. यानी कि MTPs कुछ ऐसे केसेस के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां पर अगर MTP नहीं करवाई गई, ठीक है, यानी कि अगर वहां पर अबॉर्शन कैरी नहीं करवाया गया तो या तो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा या फिर उस मदर के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है. तो ऐसे कुछ केसेस के अंदर भी बेसिकली एमटीपी को लीगल माना जाता है, ठीक है, और उस केस के अंदर भी जो है इजीली एमटीपी की परमिशन मिल जाती है एंड इजीली आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट वहां पर करवा सकते हैं, ठीक है. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर, ठीक है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अबॉर्शन अगर हो रहा है वो फिर भी रिलेटिवली सेफ माना जाएगा, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो अबॉर्शंस हैं दैट आर very much riskier. Majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. ठीक है, यानी कि most of the MTPs जो कैरी करवाए जाते हैं वो क्योंकि illegally करवाए जा रहे हैं ना, तो अब illegally अगर करवाए जा रहे हैं यानी कि डॉक्टर्स को तो परमिशन नहीं है, बट इलीगली करवाए जा रहे हैं नहीं, विदाउट परमिशन करवाए जा रहे हैं. तो ये जो एमटीपीज हो रहे होते हैं ना मेजोरिटी में, वो कुछ ऐसे लोग कर रहे होते हैं जो बहुत ही अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत ही अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से वहां पर वो एमटीपी काफी हार्मफुल, काफी डेंजरस प्रूव हो सकती है, ठीक है. तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इन चीजों को लेके अवेयरनेस लोगों के अंदर होना बहुत जरूरी है, ठीक है. Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने amniocentesis के बारे में बात की थी, तभी हम लोगों ने देखा था कि amniocentesis को बेसिकली यूज किया जाता है टू फाइंड सम एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, बट मैंने ये भी बताया था कि amniocentesis को कई लोग मिसयूज करते हैं टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है. तो वो वहां पर भी कई बार क्या होता है ना कि एमटीपीज बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है. एमनियोसेंटेसिस में वो क्या करते हैं, बेसिकली एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस को मिसयूज करेंगे टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड एंड उसके बाद में एमटीपी कैरी आउट करवा देते हैं, ठीक है. तो ये भी काफी देखने को मिलता है. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. ये मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया. Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mothers and the fetus. अब इन practices को avoid करना चाहिए क्योंकि ये बच्चे और माँ दोनों के लिए ही बहुत dangerous हो सकती है, ठीक है. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk favors involved in illegal abortions as well as providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend. यानी कि एक तो अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स जो होता है, ठीक है, उसको लेके लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक है, और इफेक्टिव काउंसलिंग की जाए लोगों की, ठीक है, इन सब चीजों के हार्मफुल इल इफेक्ट्स बताए जाए लोगों को,
और इन चीजों को लेके अवेयर किया जाए, तो हो सकता है कि ये जो अनहेल्दी ट्रेंड देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर, इस चीज से जो है हम लोग धीरे धीरे करके हमारी सोसाइटी को ओवरकम करवा पाए। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ये एक बॉक्स आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है एमटीपी से रिलेटेड, इसकी भी हम लोग बात एक बार कर लेते हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. According to this act, a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner. यानी कि ये जो एमटीपी एक्ट है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ में, सिर्फ फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। और वो भी कब, जब एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो चीज को सर्टिफाई करके दे, यानी कि वो चीज को लिख के दे, ठीक है, तभी जाके जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। If a pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two registered medical practitioners must be of the opinion formed in good faith that the required ground exists. यानी कि अगर प्रेगनेंसी को 12 वीक से ज्यादा हो गए हैं पर 24 वीक से कम हुए हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को सर्टिफाई करके देना पड़ेगा एंड तभी जाके जो है बेसिकली एमटीपी कैरी करवा सकते हैं। अब ग्राउंड्स यानी कि कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व द रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। यानी कि पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू कराई गई तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है, या तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको रिस्क हो सकता है, ठीक है, और उनको फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड, there is a substantial risk that of the child if the child were born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. Second condition क्या हो सकती है कि अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर कुछ फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो इन चीजों के अंदर ही एमटीपी जो है वो लीगल मानी है, ठीक है, इसी के अंदर बेसिकली एमटीपी को लीगल माने जाते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और दी एसटीआईज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की अब हम लोग बात करने वाले हैं। व्हाट आर एसटीआईज? The infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are known as sexually transmitted infections or venereal diseases or reproductive tract infections। कई बार venereal diseases को लेके क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर, ठीक है। देखो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑलरेडी बच्चे गेस कर लेते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी गेस कर लेते हैं, बट वेनरल डिसीजेस में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है वेनरल डिसीजेस इज द अनदर नेम फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ओके, अब एग्जांपल क्या क्या है? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, trichomoniasis, hepatitis B, and HIV leading to AIDS. ठीक है, these are some of the common STIs. Among these, HIV infection is the most dangerous. ठीक है, some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments, etc. with the infected person, transfusion of blood or from an infected mother or to the fetus। यानी कि इनमें से जो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी है ये किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं, ये अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, ठीक है, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को शेयर करने की वजह से, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, या फिर इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी जो है हेपेटाइटिस बी या एचआईवी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly। यानी कि इनमें से हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और एचआईवी ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है।
Early symptoms of most of these diseases are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swellings etc. in the genital region. यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके जेनाइटल रीजन के अंदर इचिंग देखने को मिलेगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी असिम्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, यानी कि जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती है वो काफी टाइम तक ये सिम्टोमेटिक रहती है, यानी कि उनके अंदर कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इसी वजह से जो इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, absence or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to STIs deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। अब क्या होता है ना, या तो मान लो कि सिम्टम्स देखने को नहीं मिले, ठीक है, या कुछ इन्फेक्शन के साइन देखने को नहीं मिले, या फिर कई बार क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी और लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी नहीं समझता, यानी कि वो मेडिकल असिस्टेंस ही लेना जरूरी नहीं समझते। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है ना, इन्फेक्शंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो हेल्थ रिस्क की तरफ और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए टाइमली असिस्टेंस लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, टाइमली असिस्टेंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर विच में इंक्लूड, अब क्या क्या सिम्टम्स और देखने को मिल सकते हैं, pelvic inflammatory diseases, abortions, stillbirths, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract। ठीक है, तो यानी कि अगर टाइमली असिस्टेंस ना दी जाए तो कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, STIs are the major threat to healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of the diseases are given primary consideration under the reproductive health care प्रोग्राम्स। ठीक है, देखो एसटीआईज क्या है ना, एक मेजर थ्रेट है हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनका प्रिवेंशन होना या अर्ली डिटेक्शन होना, ठीक है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, और जो आरसीएच प्रोग्राम्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, उनके अंदर इनको एक काफी मेजर इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, इनको एक काफी मेजर इंपॉर्टेंस दी भी जाती है। Though all the person are vulnerable to these infections, these incidents are reported to be very high amongst the person in the age group of 15 to 24 years। ठीक है, वैसे तो STIs किसी भी एज में हो सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वो 15 से 24 साल के यूथ के बीच में बेसिकली ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, बट प्रिवेंशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो किस तरीके से आप इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, always try to use condoms during coitus. In case of doubt, one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection। Okay, तो ये कुछ जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, या कुछ असिस्टेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एसटीआईज को प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली उनका डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ वी आर फाइनली मूविंग टूवर्ड्स द फाइनल और द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज इनफर्टिलिटी। ओके, इनफर्टिलिटी के बारे में और हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, large number of couples all over the world including India are infertile। now what is the meaning of infertile? They are unable to produce children in spite of unprotected sexual कोहैबिटेशन, यानी कि अनप्रोटेक्टिव कोइटस के बावजूद भी काफी सारे कपल्स क्या है, वो इनफर्टाइल होते हैं। ओके, यानी कि दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबीज। ठीक है, रीजंस इसके काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है, द रीजंस कुड बी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन ही हुआ, काफी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lies in the male partner। ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कपल जो है, ठीक है, यानी कि अगर कोई वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है ना, तो इस केस के अंदर मैक्सिमम जगहों पे क्या बोला जाता है, फीमेल को दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है कि गलती तुम्हारे अंदर है। ठीक है,
बट ऐसा देखा गया है कि मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो मेल पार्टनर के साथ होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी केस के अंदर अ कपल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबीज, है ना, तो उस केस के अंदर जरूरी नहीं है ना कि फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाए, ठीक है। अगर चेकअप हो रहा है तो वो मेल का भी होना चाहिए एंड फीमेल का भी होना चाहिए। तो सोसाइटी के अंदर इन चीजों को लेके अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है, ओके। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो होते हैं, they could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children, ठीक है। यानी कि जो स्पेशलाइज एचसीयूज होते हैं, हेल्थ केयर यूनिट, ठीक है, उनके अंदर क्या है, बेसिकली आप जो है डायग्नोस करवा सकते हैं एंड उसके बाद में कुछ ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, जिनके हेल्प से जो ऐसे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो भी चिल्ड्रन बियर कर सकते हैं। However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain specialized techniques which are known as assisted reproductive technologies, ठीक है। यानी कि अगर ऐसी करेक्शंस नहीं हो पा रही है, यानी कि आपको कोई प्रॉपर असिस्टेंट नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे कपल्स क्या कर सकते हैं, कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी हेल्प से ऐसे कपल्स क्या कर सकते हैं, बेसिकली दे कैन हैव चिल्ड्रन। अभी ऐसे ही कुछ टेक्निक्स के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले हैं, ओके। द फर्स्ट वन इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके, विच इज आईवीएफ और द टेस्ट ट्यूब बेबी, ओके। व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? In vitro means outside the body. Okay. So fertilization outside the body in almost similar conditions as that in a body followed by embryo transfer जिसको ETB बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड करके फर्टिलाइजेशन इज कैरिड आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया जाता है, आईवीएफ के बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि जो है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज रहेगा, फर्टिलाइजेशन करवाई गई, जाइगोट फॉर्म हुआ, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली क्या किया जाता है, बेसिकली एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज इन दिस मेथड, popularly known as test tube baby program, ova from the wife or donor and sperms from the husband or donor are collected and induced to form zygote under simulated conditions in the laboratory, ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी। The zygote or the early embryos with up to 8 blastomeres could then be transferred into a fallopian tube which is known as zygote intrafallopian transfer। यानी कि जब जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो जो होता है, ठीक है, यानी कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, जब उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करवाया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को बोला जा रहा है, उस प्रोसेस को बोला जा रहा है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू द यूट्रस, ठीक है। अब अगर एम्ब्रियो जो है दैट इज मेच्योर, मोर मेच्योर, ठीक है, यानी कि दैट इज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, तो इस केस के अंदर क्या किया जाता है, यूट्रस के अंदर उसका ट्रांसफर करवाया जाता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और उसके बाद में वो फर्दर डेवलपमेंट नॉर्मली नॉर्मली वो क्या करता है, फर्दर डेवलपमेंट अंडरगो करता है। Embryos formed by in vivo fertilization or the fusion of gametes within the female could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive, ठीक है। यानी कि जो इन विवो फर्टिलाइजेशन से, यानी कि जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से जो एम्ब्रियोस हो रहे हैं उनको भी यूज किया जा सकता है फॉर सच ट्रांसफर, ठीक है। किन फीमेल्स के अंदर जो फीमेल्स खुद कंसीव नहीं कर पाती उनके अंदर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और नीट के अंदर काफी बार पूछी जाती है, और सीबीएसई के अंदर भी इससे रिलेटेड आपको एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपको कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में समझना और इनको बहुत अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है, ओके। नेक्स्ट कम्स गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाउ व्हाट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर? Transfer of ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development। देखो, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इससे ही समझ में आ रहा है कि गैमेट का ट्रांसफर किया जा रहा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, ओवम को कलेक्ट किया जाएगा एक डोनर से, ठीक है, फीमेल डोनर से ओवम कलेक्ट किया जाएगा
एंड उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाया जाएगा ऐसी फीमेल के जो खुद कंसीव तो नहीं कर सकती, बट शी कैन प्रोवाइड कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम लोग उस टेक्निक को बोलते हैं गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और दी आईसीएसआई। इनकी फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, what is ICSI? It is a specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. अब इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है? It is a specialized procedure to form an embryo in the laboratory. ठीक है, यानी कि स्पर्म को क्या किया जाता है, ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और लेबोरेटरी के अंदर ही क्या किया जाता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करवाया जाता है। इसीलिए इसका नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, यानी कि स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है ओवम के अंदर। ओके, infertility cases, either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts in the ejaculates, could be corrected by artificial insemination टेक्निक। ठीक है, यानी कि अगर जो मेल है, ठीक है, मेल बेसिकली मेल का स्पर्म काउंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर वो फीमेल के अंदर इंसेमिनेशन प्रॉपर नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, जो मेल पार्टनर है, तो उस केस के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू बेसिकली क्या करवाया जाता है, स्पर्म को इजैकुलेट करवाया जाता है। ठीक है, तो उस टेक्निक को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus। ठीक है, मैंने बताया। और जब इसको बेसिकली इंसेमिनेशन करवाया जा रहा है तो उसको बोला जा रहा है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। कब बोला जा रहा है, जब यूट्रस के अंदर बेसिकली जो है सीमेन ट्रांसफर करवाया जा रहा है, उस केस में हम लोग उसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, उस केस के अंदर हम लोग उसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। Though options are many, all these techniques require extremely high precision, handling by a specialized professional and expensive instrumentation। ठीक है, अब टेक्निक्स तो बहुत सारी है, बट इन टेक्निक्स को करवाने के लिए अ पर्सन नीड लैक्स ऑफ रुपीज। ठीक है, तो सभी के पास उतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्फन्स है ना। ठीक है, यानी कि वो बच्चे प्रेजेंट हैं जिनको केयर की जरूरत है, जिनको पेरेंट्स की जरूरत है। ठीक है, बट उनकी केयर करने के लिए कोई है नहीं, या उनको प्रॉपर असिस्टेंस मिल ही नहीं पा रही है। ठीक है, therefore these facilities are presently available only in few centers in our country। obviously their benefits is affordable only to a limited number of people। ये मैंने ऑलरेडी बताया। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। यानी कि कुछ लोग बेसिकली इन मेथड्स को आज भी जो है वो उतना अच्छा नहीं मानते। ठीक है, तो वहां पर जो है थोड़ा सा लोगों का सोशल पर्सपेक्टिव भी आ जाता है, इमोशनल पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। ठीक है, since the ultimate aim of all these procedures is to have children, in India we have so many orphan and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of। Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best method for couple looking for parenthood। यानी कि जो कपल्स इन मेथड्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते किसी भी रीजन से, वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे लीगल मेथड्स हैं। ठीक है, एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसके हेल्प से आप एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप उसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली एज अ रियल पेरेंट आप उस बच्चे को प्यार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है सोसाइटी के अंदर हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, या लोगों को और थोड़ा सा समझदार होने की इन चीजों को लेकर जरूरत है। ठीक है, इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वी आर डन विद दिस कंप्लीट यूनिट फाइनली, है ना। बहुत टाइम बीच बीच में लग रहा है वीडियोस को आने में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो करेंगे दैट विल बी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, ठीक है, हो सकता है वीडियोस थोड़ी लेट आए, बट आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इवन इफ यू आर नीट एस्पिरेंट, तो आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको नीट की एनसीईआरटी वन शॉट वीडियोस देखने को मिलेगी। एंड अगर आप अभी 12th क्लास के अंदर हैं तो 12th का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा।
सीयूईटी के लिए अगर आगे आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, नीट के पीवाईक्यूज वगैरह डिस्कस किए जाएंगे, तो काफी सारी वीडियोस जो है वो इन लाइन आपके लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन प्रूव हो सकता है। इन नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी, इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like the video, share it with your friends. We will meet you in the next video with the next chapter. Till then, keep learning.